हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग मैनिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फोमा के बारे में। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए कि ये होता क्या है। तो आज जो हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है लिम्फोमा का इंट्रोडक्शन, कि लिम्फोमा क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ किस वजह से होते हैं, लिम्फोमा स्टेजेस क्या क्या हैं लिम्फोमास की, उनकी ग्रोथ की, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या पाया जाता है अगर पेशेंट को लिम्फोमा है तो, डायग्नोसिस हम इसकी कैसे बनाएंगे और ट्रीटमेंट क्या देते हैं अगर पेशेंट को लिम्फोमा है तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लिम्फोमा जो है वो एक तरह का मैलिग्नेंट वो एक तरह का मैलिग्नेंट ट्यूमर है लिम्फेटिक टिश्यू का। लिम्फेटिक टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर आप जानते हैं कैंसरस ट्यूमर है। ठीक है, कैंसर फॉर्मिंग सेल्स उसमें पाए जाते हैं, ऐसे ट्यूमर्स को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। अब लिम्फेटिक टिश्यूज़ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि हमारी बॉडी में जो है एक गांठों का पूरा जाल बिछा रहता है। ठीक है, ये अगर कोई भी हमारे ऊपर वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर अटैक करा तो सबसे पहले हमारा ये जो गांठों का पूरा सिस्टम जो बिछा हुआ है, जाल जो बिछा हुआ है, सबसे पहले ये लड़ता है उनसे और हमें बीमारियों से बचाता है। तो हम लोगों ने ब्लड वाले चैप्टर में अपने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, कि हमारा जो हमारे लिम्फोसाइट है, जो हमारे WBC हैं, वो 1% जो है वो ब्लड में होते हैं, बाकी 99% जो है वो लिम्फॉइड ऑर्गन में होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन आपके लिम्फ नोड भी हो सकते हैं, स्प्लीन भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब जगह पे पाया जाता है। तो ये जो एक पिक्चर में अटैच कर दूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो लिम्फोमास जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन हॉजकिंस और एक होते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस होते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन हॉजकिंस के बारे में बात करें कि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा किसे कहते हैं। तो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जो होते हैं ये जनरली मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं T और B लिम्फोसाइट के। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ T एंड B लिम्फोसाइट। इसके अलावा ये हमारे पेरीफेरल नोड्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। अब पेरीफेरल नोड्स क्या है, अब हमने आपको बताया कि हमारी बॉडी में पूरा जो गांठों का जाल बिछा हुआ है, जो हमारे सेंट्रल, जो हमारे बीच की बॉडी में जो गांठें हैं उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल नोड्स, और जो हमारे किनारों की बॉडी में, या आप कह सकते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में जो गांठें हैं उसको हम लोग कहते हैं पेरीफेरल नोड्स। तो ये हमारा T और B लिम्फोसाइट का जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है, पेरीफेरल नोड्स को भी इन्वॉल्व करता है अपने साथ। ठीक है, अब अगर हम हॉजकिंस डिजीज़ की बात करेंगे तो हॉजकिंस डिजीज़ जो है वो सेंट्रल नोड्स को पे अटैक करता है। सेंट्रल नोड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब सेंट्रल नोड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो है सर्वाइकल नोड, जो कि हमारे गले पे होता है। आपने देखा होगा अक्सर किसी पेशेंट में गले पे गांठें पाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लिम्फोमा हो, बट हाँ कह सकते हैं कि हो सकता है लिम्फोमा ही हो, लिम्फोमा भी हो सकता है। आई मीन तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे सर्वाइकल में पाया जाता है या आर्मपिट में पाया जाता है। एक्जिला रीजन जो है हमारा, एक्जिला में कभी कभी गांठें पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो सबसे जो कॉमन है जगह या प्लेस वो है ग्रोइन। ग्रोइन में भी कभी कभी पाया जाता है। ठीक है, तो नॉन हॉजकिंस और हॉजकिंस लिम्फोमा में आप देख रहे हैं उसमें पेरीफेरल नोड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसमें T और B लिम्फोसाइट इन्वॉल्व में, इसमें सेंट्रल नोड जो हॉजकिंस लिम्फोमा है इसमें हमारे सेंट्रल नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम एज फैक्टर देखें तो 20 से 40 ईयर्स के बीच में ये होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। मतलब इंसिडेंट्स जो सबसे ज़्यादा मिले हैं अभी तक, केसेस जो सबसे ज़्यादा मिले हैं वो 20 से 40 साल के बीच में ही मिले हैं। और देखें अगर मैन और विमेन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें मैन इफेक्टेड होते हैं विमेंस के मुकाबले। मतलब अगर हम लड़के और लड़कियों में ऐसे डिवाइड करें तो 5 आप समझ सकते हैं लड़के अगर हैं तो एक लड़की है पॉजिटिव लिम्फोमा। ठीक है, मतलब 5 गुना ज़्यादा ये लड़कों में होता है, 5 टाइम्स ज़्यादा होता है लड़कों में। ठीक, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या है लिम्फोमा के। अब आप लोग के दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि लिम्फोमा होता किसकी वजह से है। कुछ केसेस इडियोपैथिक भी होता है, बट कुछ जो कॉजेज़ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे बड़ा कॉज जो है वो है वायरल इन्फेक्शन। जो हमारे लिम्फोमा के पेशेंट है, अगर 50% पेशेंट में देखे जाए तो एब्स्टिन बार वायरस पाया जाता है। एब्स्टिन बार वायरस पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कॉज है लिम्फोमा होने का।
इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन, अगर पेशेंट जो है उसका इम्यूनिटी उसकी वीक है, हाँ उसको ऑलरेडी कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी मतलब सप्रेस हो गई है, तो उसको ज़्यादा चांसेस है कि उसको लिम्फोमा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ड्रग एब्यूज़ क्या होता है कि अगर पेशेंट जो है नशीली दवाओं का सेवन करता है, अगर कोई भी आदमी है वो नशीली दवाओं का सेवन ज़्यादा कर रहा है तो उसको लिम्फोमा होने के चांसेस जनरल के मुकाबले ज़्यादा है। इसके अलावा देखते हैं यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी, अगर पहले से किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है, मल्टी ड्रग कीमोथेरेपी चल रही है, बहुत सारे ड्रग का कॉम्बिनेशन वाली कीमोथेरेपी चल रही है, तो उस पेशेंट में लिम्फोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गए इनके कॉजेज़ क्या क्या हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं स्टेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे बाकी कैंसर के स्टेजेस होते हैं, इनके भी स्टेजेस हैं। ये जनरली 4 स्टेज में पाया जाता है। जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम लोग कहते हैं सबसे लो रिस्क जो लिम्फोमा का स्टेज है, वो फर्स्ट स्टेज है। तो इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड, एक ही लिम्फ नोड जो है इन्वॉल्व होता है, इसमें सिंगल लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होने का मतलब है केवल सिंगल लिम्फ नोड में जो है हमारी कैंसरस सेल्स पाई जाती हैं। अगर हम स्टेज 2 की बात करते हैं तो उसमें 2 या 2 से अधिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन वो डायफ्राम के एक ही तरफ रहती हैं। मतलब अगर डायफ्राम के एक तरफ की 2 या 2 से अधिक लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो हम उसको कह सकते हैं कि इसको लिम्फोमा का स्टेज 2 है। ठीक है, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक ही लिम्फ नोड इन्वॉल्व है लेकिन वो डायफ्राम के दोनों तरफ है, मतलब डायफ्राम के एक तरफ भी आपके कुछ लिम्फ नोड हैं जिसमें आपके मैलिग्नेंट सेल्स हैं और दूसरे साइड भी कुछ लिम्फ नोड है जिसमें मैलिग्नेंट सेल्स अगर दोनों साइड हैं 2 या 2 से अधिक, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो स्टेज 3 में है। और अगर पूरी बॉडी के लिम्फ नोड में कैंसरस सेल्स पाए जा रहे हैं या पूरी बॉडी के लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गए हैं तो हम कह सकते हैं ये स्टेज 4 है, जो कि सबसे डेंजरस स्टेज है, लास्ट स्टेज है लिम्फोमा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले जो अर्ली स्टेज होगा इसका, तो हमें केवल पेनलेस इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी, मतलब गांठ देखने को मिलेगी बट उसमें दर्द नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ता है तो फिर इसमें दर्द और बाकी चीज़ें होने लगती हैं, जैसे बाकी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। पेशेंट को जैसे फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ सकता है, पेशेंट को स्वेटिंग बहुत हो सकती है। ठीक है, इसमें सर्वाइकल एरिया जो है वो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, जैसा हम लोगों ने शुरू में ही बात की कि सबसे पहले सर्वाइकल एरिया में गांठ देखने को हमें मिलेगी, जो कि सेकंड नंबर पे जो आता है हमारा आर्मपिट आता है या एक्जिला आता है, और थर्ड नंबर पे हमारा ग्रोइन आता है। ये सबसे 3 जो है मोस्ट कॉमन प्लेसेस है जहाँ पे हमें ये ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर लिम्फोमा है तो लिम्फोमा देखने को मिलता है। स्वेटिंग बहुत होगी, फीवर आ सकता है पेशेंट को। अब जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस कैसे होगा? अब देखिए ट्यूमर होता क्या है कि अगर कोई भी सेल है वो अपने साइज़ में बढ़, कोई भी टिश्यू अपने साइज़ में बढ़ गया है, ठीक है, और बढ़ करके वो एक गांठ बना लिया, तो गांठ बना के वो क्या करेगा, वो अगल बगल के स्ट्रक्चर जो भी है उसको कंप्रेस करने लगेगा, दबाने लगेगा। तो अगर कोई बगल में ऐसे स्ट्रक्चर है, कोई भी नली है, उसके पास ये ग्रोथ ऐसे बड़ा सा हो जा रहा है, तो नली का जो छेद है वो छोटा हो जाएगा, उसमें स्पेस अब कम बचेगा जाने के लिए कुछ भी, तो वो उस नली को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगेगा, मतलब जाम करने लगेगा। आप समझ रहे हैं? पहले सेल छोटी थी, पहले ट्यूमर नहीं था, नॉर्मल सेल थी, तो वो नली में आराम से जो भी जाना आना था वो जा आ रहा था। अब जैसे इसका साइज़ बढ़ गया, ये इसको कंप्रेस करने लगेगा, नली को कंप्रेस करने लगेगा। नली को कंप्रेस करने से नली जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगी, जाम होने लगेगी। तो देखिए, जब वो बाइल डक्ट को कंप्रेस करेगा तो हमारा जॉन्डिस होने के चांसेस है। जब वो बाइल डक्ट को कंप्रेस करेगा तो हमारा जॉन्डिस होने के चांस है। हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे स्प्लीन में भी प्रेजेंट है, लिवर में भी प्रेजेंट है। तो जब लिवर या स्प्लीन के लिम्फोसाइट में जब हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें लिम्फोमा हो रहा है, तो क्या होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा। जब उसके अंदर के सेल का साइज़ बड़ा हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे लिवर और स्प्लीन का भी साइज़ बड़ा होगा, तो हिपैटो स्प्लीनोमेगेली भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर इसको मिटाते हैं, रेड, ओके, अगर मान लीजिए हमारा किडनी है, ठीक है, किडनी है, किडनी से ये यूरेटर निकला है और ये जा रहा है यूरिन लेके, हमारा कोई ऐसा
हमारे लिम्फेटिक ग्रोथ ऐसी हो गई है, लिम्फोमा ऐसा हो गया जो ये यूरेटर को कंप्रेस करने लगा, यूरेटर को कंप्रेस करने लगा। यूरेटर को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, यहाँ से यूरिन नीचे जाना रुक जाएगा, यहाँ से यूरिन नीचे नहीं जा पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, रीनल फेलियर हो सकता है। क्या होगा, रीनल फेलियर हो सकता है। अब स्प्लीनोमेगेली होने की वजह से हमारा एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट की सांस फूल सकती है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, स्ट्राइडर हो सकता है। अगर वो किसी, जो हमारा ग्रोथ है, जो हमारा ट्यूमर है, अगर वो किसी नर्व को कंप्रेस कर रहा है, नर्व को, तंत्रिका को किसी को कंप्रेस कर रहा है अगर, तो हमारा पैराप्लेजिया या न्यूरैल्जिया भी देखने को मिल सकता है, यानी वहाँ की पैरालिसिस भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा चेहरे पे कभी कभी साइनोस्ट या एडिमा, चेहरा फूला हुआ दिखेगा। ठीक है, दिख सकता है। अगर हमारी डिजीज़ बढ़ कर के बोन तक पहुंच गई है, बोन तक स्प्रेड हो गई है, तो हमारे बोन में पेन दिख सकता है, हड्डियों में दर्द दिख सकता है। तो ये तो सारे हो गए साइन एंड सिम्टम्स लिम्फोमा के। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि उसकी डायग्नोसिस हम कैसे बनाएंगे और उसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो सबसे पहले डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, डायग्नोसिस में सबसे पहले अगर कोई पेशेंट गांठ लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका एफएनएसी करते हैं, लेकिन एफएनएसी जो है वो लिम्फोमा का डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। एफएनएसी से हम ये नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे लिम्फोमा है कि नहीं। हाँ, एफएनएसी ये आपको ज़रूर बता सकता है कि बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये ज़रूर बता सकता है, बट हाँ, उससे हम ये नहीं डायग्नोस कर पाएंगे कि लिम्फोमा है कि नहीं। लिम्फोमा डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें पेशेंट का जो है बायोप्सी भेजना पड़ेगा, जो भी वो ग्रोथ है उसको निकाल करके बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा। जब हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे तो हम क्या देखते हैं कि उसमें रीड स्टेनबर्ग सेल्स देखने को मिलती है, रीड स्टेनबर्ग सेल्स देखने को मिलती है। अब रीड स्टेनबर्ग सेल्स क्या होती हैं, तो लिम्फोसाइड ही है, वो अपने साइज़ में काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, जियांट शेप हो जाती हैं, साइज़ में बड़ी हो जाती है, कई न्यूक्लियस हो जाते हैं उसमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। ठीक है, और मैलिग्नेंट सेल वो रहती हैं, वो हमें देखने को मिलेगा उसमें, रीड स्टेनबर्ग सेल देखने को मिलेंगे उसमें। इनको आउल आई जैसी भी ये दिखती हैं, इनको कहीं कहीं आउल आई भी कहते हैं या रीड स्टेनबर्ग सेल भी कहते हैं। मैं एक पिक्चर अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा रीड स्टेनबर्ग सेल किसे कहते हैं। तो अगर लिम्फोमा प्रेजेंट है तो जब पेशेंट का बायोप्सी करते हैं तो उसमें हमें रीड स्टेनबर्ग सेल देखने के लिए मिलती है। अब आपका ये तो कंफर्म हो गया कि लिम्फोमा है। अब आप उसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे, तो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज का लिम्फोमा है, मतलब अगर या तो सिर्फ एक ही लिम्फ नोड इन्वॉल्व है या दो से अधिक लेकिन डायफ्राम के एक ही तरफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, तो जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व है वहाँ पे हम एक्सटेंसिव रेडिएशन देंगे, वहाँ पे हम एक्सटेंसिव रेडिएशन देंगे। रेडिएशन थेरेपी आप लोग को पता होगी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में 2-3 चीज़ें होती हैं, एक रेडिएशन होता है, कीमोथेरेपी होता है, इसके अलावा उसको एक्सीजन भी होता है, निकाला भी जाता है। बट इसमें हम लोग उसमें अगर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज है लिम्फोमा का, तो उसमें हम लोग जिस लिम्फ नोड में इन्वॉल्व है उस लिम्फ नोड पे सिर्फ हम लोग रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नल रेडिएशन देंगे, एक्सटेंसिव रेडिएशन देंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, अगर ये स्टेज 3 या स्टेज 4 में हो, अगर लिम्फोमा हमारा स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच चुका है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ आपका रेडिएशन काम नहीं करेगा, उसमें फिर हमें देना पड़ेगा कीमोथेरेपी, वो भी मल्टी ड्रग के कॉम्बिनेशन वाली कीमोथेरेपी देते हैं, मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूरा एक छोटा सा टॉपिक था लिम्फोमा के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ल्यूकीमिया के बारे में। लिम्फोमा तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।